In this video, I am to discuss about thinkers. और ये तीन जो है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड फंक्शनिज्म, बहुत बेसिक थिंकर हैं। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि थॉट है क्या, और बच्चे थॉट से घबराते भी हैं। थॉट आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, एक सोचने का नजरिया देता है। थॉट प्रोवाइड यू द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। जैसे आपको जो भी सोशल टॉपिक्स है, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, ये जो भी टॉपिक आपको है फर्स्ट पेपर में, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसका ये पर्सपेक्टिव देता है, नजरिया। और सभी जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो सबका एक अपना पर्टिकुलर नजरिया है। उसको ऐसे सोचे आप, जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, आप है, बीएसपी है, ये सारे पार्टियां हैं, सारे का किसी इशू पर नजरिया होता है। जैसे बीजेपी पार्टी ने फॉर्म कानून बनाया, एग्रीकल्चर कानून बनाया। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्म लॉज बनाया गया वो किसानों के हित में था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी, अपोजिशन की जो पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि एंटी फार्मर है, ये जो फार्मूला है बहुत एंटी फार्मर है, बहुत प्रोटेस्ट चला, और अंत में गवर्नमेंट को उसको बैक लेना पड़ा। तो जिस तरह से लीडर्स होल्ड डिफरेंट व्यू ऑन डिफरेंट इश्यूज, उसी तरह से विषय के जो थिंकर्स हैं, जो भी हमारे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारा जो 6 टॉपिक है 1.6, उसमें आपको स्कूल ऑफ थॉट एक एक करके दिया गया है। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, फंक्शनलिज्म, खास करके अमेरिकन फंक्शनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है फंक्शनलिज्म, उसके बाद न्यू क्लास एवोल्यूशनिज्म। तो ये सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम शॉर्ट में इन 3 बेसिक जो अप्रोच है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखिए इस सब पर मेरा फुल वीडियोज है, लेकिन हम शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि ये पर्सपेक्ट थॉट प्रोवाइड वे ऑफ लुकिंग इशूज, जो भी सोशल इशूज हैं उसको हम कैसे देखें, उसका ये नजरिया देता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल एवोल्यूशन के जो प्रोपोनेंट हैं वो है टायलर, इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है टायलर, पूरा नाम है E.B. टायलर, मॉर्गन, L.H. मॉर्गन, और तीसरे हैं फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर। एक्चुअली इनका कहना है, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो इनका ये कहना था कि एंथ्रोपोलॉजी इज आल्सो ए साइंस। जिस तरह से नेचुरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स के अपने नेचुरल लॉज होते हैं और ये लॉज यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक होते हैं, उसी तरह से जैसे न्यूटन्स ने जो लॉ दिया वो यूनिवर्सल है, डार्विन ने जो लॉ दिया ये यूनिवर्सल है। तो नेचुरल साइंस के तरह ही इनका ये उद्देश्य था कि समाज के लिए भी साइंटिफिक और यूनिवर्सल रूल बनाया जाए। और इन्होंने एक रूल बनाया, एवरी सोसाइटी passes through fixed stages in sequence। प्रत्येक समाज एक निश्चित स्टेज से और कर्मिक वे में गुजरता है। जैसे मॉर्गन और टायलर, इन दोनों का व्यू था, मॉर्गन टायलर का, कि सोसाइटी टायलर मॉर्गन का कहना था कि सोसाइटी 3 ऐसे गुजरता है,
सैवेजरी, सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। एक्चुअली इन्होंने पुनः इसको 3 स्टेज में बांटा है, इसको भी 3 स्टेज में बांटा है, लोअर सवेरी, मिडिल सवेरी, बार और अपर सवेरी, इसमें भी 3 स्टेज में बांटा है। लेकिन आप मोटा मोटी ये समझिए, अभी हम उतने डिटेल में नहीं करने जा रहे हैं, आप मोटा कि जो लोग हंटिंग स्टेज में थे उसको उसने कहा सवेजरी स्टेज। जो हंटर्स, जिनका वे ऑफ हंटिंग वे ऑफ लाइफ था, हंटिंग वे ऑफ लाइफ, उसको उन्होंने कहा कि वो सवेरी स्टेज में है। जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट तक के लोगों को उन्होंने कहा बार्बरिज्म, और जो राइटिंग करते थे उनको उसने कहा कि वो स्टेज पहुंच गए हैं सिविलाइजेशन में। मतलब वो जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, एक तो उनका उद्देश्य था कि समाज के लिए यूनिवर्सल और साइंटिफिक रूल बनाया जाए, और दूसरा ये इथनोसेंट्रिक बायस से सफर करते थे, क्योंकि अमेरिकन, मॉर्गन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और टाइलर ब्रिटिश हैं, तो ये वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंड दे सफर फ्रॉम ए इथनोसेंट्रिक बायस। जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है उसको तुच्छ समझना, इंफीरियर समझना इनका मकसद था, और इससे उसने दिखलाया कि केवल जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो लिखना पढ़ना जानता है, वो सिविलाइजेशन है, और बाकी जो सोसाइटी है वो उनको वो बहुत पीछे हैं, और उनको सवेरी से पास करना है बार्बरिज्म में, और बार्बरिज्म से गुजरते हुए सिविलाइजेशन पहुंचना है। वेस्टर्न सोसाइटी ये 2 स्टेजेस से गुजरते हुए सिविलाइजेशन स्टेज में पहुंच गया। दूसरा बात, एक और महत्वपूर्ण बात था कि ये किसी भी चीज का स्टडी करते थे तो ऑरिजिन, इनका फोकस था, फोकस ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन और इवोल्यूशन। तो ये 2 इश्यू पर हम बात करेंगे। एक्चुअली इन दोनों, ये जो पहला पॉइंट था कि ये दोनों से डिफर करते हुए जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म फ्रांस बॉयज का आया, वो इसी के फर्स्ट पॉइंट ये दोनों के विरुद्ध में आया। हिस्टोरिकल और फंक्शनलिज्म ये 2 स्कूल डेवलप किया, इनके अपोजिशन में आया। फ्रांस बॉयज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो साइंटिफिक रूल बनाने की बात है मैनकाइंड के लिए, ये गलत है। फ्रांस बॉयज in a position of classical evolutionist against ethnocentrism and developing scientific rule for the whole mankind। उसने कहा कि यह अप्रोच सही नहीं है, मैनकाइंड एज ए होल के लिए नहीं, स्पेसिफिक कल्चर के हम डेवलपमेंट संबंधी रूल बनाएंगे। एक एक कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, उसके क्या रूल हैं, हम वो बनाएंगे। मतलब इसका कहना था कि ये भी इनका जो है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का मतलब है एवरी कल्चर, कि मैनकाइंड नहीं, हम मैनकाइंड के लिए रूल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम स्पेसिफिक कल्चर को ध्यान में रूल बनाएंगे, और उस स्पेसिफिक कल्चर का कैसे विकास हुआ है उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म सिंपली इंप्लाई दैट ईच कल्चर इज यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। ईच कल्चर इज यूनिक बिकॉज of its unique अब इसको देखिए, वेस्टर्न थिंकर्स को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वेस्टर्न थिंकर का जो अप्रोच है उसका हम रिलेवेंस दिखलाएंगे इंडियन कंटेक्स्ट में।
कि जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कंसेप्ट है फ्रांज बोआज का, वो डाइवर्सिटी, जो यूनिकनेस है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन ट्राइबल में, उसको एक्सप्लेन कैसे करता है। हाउ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म is relevant for explaining variation among the Indian tribals और Indian society। जो यूनिकनेस ऑफ इस कल्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, खास करके इंडियन एग्जाम्पल देके हम जस्टिफाई करेंगे। और इसमें हमने 4 एग्जाम्पल दिया है। रिलेवेंट फॉर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो है रिलेवेंट फॉर एक्सप्लेनिंग वेरिएशन, रिलेवेंट फॉर एक्सप्लेनिंग वेरिएशन, डाइवर्सिटी, कल्चरल वेरिएशन। जैसे इसमें हमने 4 एग्जाम्पल दिया है, टोडा, कोटा, कुरुम्बा और बदागा। देखिए नेक्स्ट एक वीडियो मेरे पहले का है, उसमें मैंने बताया कि दे शेयर द सेम नीलगिरी एनवायरमेंट बट टोडा इज पास्टोरल, टोडा कल्चर इज पास्टोरल, कोटा कल्चर इज आर्ट म्यूजिशियन एंड आर्टिसन, कुरुम्बा इज सॉर्सर एंड बदगा इज एग्रीकल्चर। दो शेयरिंग द सेम नीलगिरी एनवायरमेंट, ये नीलगिरी एनवायरमेंट में रहते हैं, इससे बावजूद इनका कल्चर अलग अलग है, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो यूनिक हुआ है। देयर हिस्ट्री या डेवलपमेंट इज यूनिक। हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको इसके पहले जो मेरा वीडियो है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म उसको देख ले, डिटेलिंग हम यहां नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने नायर, ये मैट्रिलिनियल और पोलियंड्रस एंड पोलियंड्रस हिंदू कास्ट। हिंदू कास्ट जो हैं वो सभी पैट्रिनियल होते हैं और मोनोगैमस होते हैं। बट नायर ये हिंदू कास्ट, अनलाइक अदर हिंदू कास्ट, इट इज मैट्रिनियल एंड पॉलियंड्रस बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है लक्षद्वीप मैट्रिनियल मुस्लिम ट्राइबल का, मुस्लिम ट्राइब ऑफ लक्षद्वीप ये जो ट्राइबल होते हैं मुस्लिम ट्राइबल, ये पैट्रिनियल होते हैं, ये मैट्रिनियल है। तो ये मैट्रिनियल मुस्लिम ट्राइबल हैं। इस्लाम एंड मैट्रिनी, आपको क्वेश्चन भी आया है। लीला दुबे का एक फेमस स्टडी है, 1969 की किताब है उनकी, उसने दिखलाया कि जो लक्षद्वीप के जो लोग हैं ओरिजिनली दे आर डिसेंडेड ऑफ हिंदूज ऑफ मालाबार, और वो जब मालाबार से आए लक्षद्वीप में तो अंदर द कॉन्टेक्ट ऑफ अरब मुस्लिम ट्राइबल दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, बट डिस्पाइट दैट दे रिटेन देयर मैट्रिलिनी एंड थारावट सिस्टम। वो अरब के मुस्लिम के संपर्क में आने के बाद मुस्लिम तो हो गए, लेकिन जो मालाबार का जो सिस्टम था थारावाट का या मैट्रिली का, उसको अभी भी बनाए हुए हैं। सो दिस इज यूनिक। मुस्लिम ट्राइबल यूजुअली, मुस्लिम लोग प्राय पैट्रिनियल होते हैं, लेकिन मालाबार के जो मुस्लिम ट्राइबल हैं ये मैट्रिनियल हैं बिकॉज ऑफ यूनिक हिस्ट्री। फोर्थ एग्जाम्पल हमने दिया है थारू ट्राइबल का। थारू ट्राइब ऑफ तराई रीजन एक पैट्रिनियल ट्राइब है, डिस्पाइट दैट वहां फीमेल डोमिनेशन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट शो दैट एवरी कल्चर हैज यूनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया फ्रांज बाज ने, इसी के जुड़ा हुआ हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स दोनों में से क्वेश्चन हर एक साल आता है, आइदर कल्चरल रिलेटिविज्म आएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार यूपीएससी में पूछा गया है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। ये दोनों फ्रांज बॉयज का कंसेप्ट है। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि एवरी कल्चर इज यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री
and so no culture is superior and no culture is inferior. Cultural relativism implies that no culture is superior and no culture is inferior. So as a method इसको अगर हम देखें तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि जब हम दूसरे सोसाइटी का स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके कल्चरल कंटेक्स्ट में देखें, ना कि अपने कल्चरल कंटेक्स्ट में। जैसे इस टॉपिक का भी मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, मैं डिटेल में किया है कि यूथ डॉर्मेट्री जो ट्राइबल में है या पोलियंड्री जो ट्राइबल में है, नॉन ट्राइबल उसको अपने कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं कि ये ट्राइबल में जो यूथ डॉर्मेट्री है, पोलियंड्री है, ये डिमीनिंग है। लेकिन अगर कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि आप ट्राइबल के जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ट्राइबल कल्चर कंटेक्स्ट में देखें, तभी आप कहेंगे कि ये उनके लिए यूजफुल है, उनके लिए सही है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म ह्यूमन राइट के को मजबूत करता है। जो चीजें कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब यह नहीं है कि एक्सेप्टिंग एवरीथिंग रॉन्ग इन अदर कल्चर। डीएन मजूमदार का कहना है कि अगर किसी कल्चर का कोई कस्टम हार्मफुल है तो हम उसे गलत कहेंगे। कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब यह नहीं है कि सभी चीज को हम सही सह ठहराएं। जो अगर कोई कस्टम ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, अगर कोई कस्टम उनके लिए नुकसानदायक है, तो डेफिनेटली वी शुड से दैट कस्टम एज रॉन्ग। नेक्स्ट, ये मैंने बताया कि फ्रांस वाज इन अ पोजिशन ऑफ क्लासिकल रिवोल्यूशन डेवलप दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच अल्टरनेटली आस्क्ड इन यूपीएससी। इसलिए इस पर आप मेरा वीडियो पहले का है, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपको फंक्शनलिज्म आल्सो डेवलप इन अ पोजिशन ऑफ फंक्शनलिज्म। इसमें दो थिंक कराते हैं, इसके दो परपोनेंट हैं, रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की। रैडक्लिफ ब्राउन और दूसरे हैं मालिनोव्स्की। ये दोनों ब्रोनिस पूरा नाम है। इनका कहना था कि हम जो क्लासिकल एवोल्यूशन का फोकस था, नॉट ऑरिजिन इन टर्म ऑफ ऑरिजिन बट फंक्शन। भाई हम ऑरिजिन क्यों पढ़ेंगे? इनका कहना था कि जहाज कहां बना या फिर जो ये लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये कहां डेवलप, कहां बना, इस हमको क्या मतलब है? फंक्शन सर्व कर रहा है कि नहीं, किस फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, वो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। रैडक्लिफ ब्राउन जो है वो फंक्शन फॉर सोसाइटी, फंक्शन फॉर सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए उन्हें सोशल स्ट्रक्चर वर्ड ज्यादा यूज किया है। सोशल स्ट्रक्चर, जिसको दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी कहते हैं, रैडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। कि जो चीजें, जैसे फंक्शन फैमिली का क्या है? फैमिली का फंक्शन है टू कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। जैसे फैमिली संतान पैदा करते हैं और फैमिली रिप्रोड्यूसेस चिल्ड्रेन, और जो चिल्ड्रेन है दैट इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। तो ये जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ऑरिजिन पर जोर देते थे, इवोल्यूशन पर जोर देते थे, उनके अनुसार फैमिली का जो पहला रूप है वो एक तरह से फैमिली जो था ग्रुप एस्पेक्ट था, ग्रुप फैमिली था। उसके बाद पोलियंड्री आया और पोलियंड्री के बाद मोनोगैमी। तो उनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखने का था। इसने कहा कि नहीं, हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे। मैरिज, जैसे मैरिज क्लासिकल एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो मैरिज था वो प्रोमिस्क्यूअस मैरिज था, ग्रुप मैरिज था, उसके बाद पोलीगैमी आया और उसके बाद मोनोगैमी आया। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइलर रिलीजन के बारे में बताया है
कि रिलीजन इवोल्व फ्रॉम एनिमिज्म टू पॉलिथिज्म टू मोनोथिज्म। लेकिन इनका कहना था कि हम ऑरिजिन क्यों पढ़ेंगे, हम ऑरिजिन नहीं बल्कि फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों में फर्क है। मालिनोव्स्की ज्यादा इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन, इंडिविजुअल नीड को फुलफिल करने की बात करते हैं, और रैडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर। ये दोनों में ही फर्क है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पॉलिटिकल साइंस में जो डिबेट है आप देखते होंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपी, ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, सोसाइटी इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है। तो फंडामेंटल राइट वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो हर विषय में मैन एंड सोसाइटी के रिलेशन को हार्मोनाइज करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के नीड को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में ये जो दो थिंकर्स हैं रैडक्लिफ ब्राउन और मर्सी, रैडक्लिफ ब्राउन फंक्शन को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं और मालिनोव्स्की इंडिविजुअल कि किस तरह से इंडिविजुअल का नीड्स की पूर्ति करता है, ये मालिनोव्स्की का फोकस है। तो इन शॉर्ट आपको हमने बताया है ये, और इस पर मोर डिटेलिंग हम थॉट में जब बताते हैं। अब हम नेक्स्ट थिंकर नियो क्लास, हर थिंकर, हर जो थॉट है वो आइदर सपोर्ट और अपोजिशन में डेवलप हुआ। आगे जो थिंकर्स हैं, जो भी थॉट में आगे पढ़ना है, नियो इवोल्यूशनिज्म, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी और सिंबोलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब यही तीन जो आपको बेसिक थिंकर्स हैं, खास करके क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म और फंक्शनिज्म, ये दो ये ज्यादा बार पूछे गए हैं। और ये जो सिंबोलिज्म, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी और ये सभी इन अ पोजिशन ऑफ फंक्शनिज्म डेवलप हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में अलग का बता देंगे। थैंक्स।